स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि अपकमिंग एग्जाम में डेफिनेटली एज इट इज पूछे जा सकते हैं। ये सभी सवाल स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर अभी तक भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो वो आसानी से क्लियर हो जाएं। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। When the consistency of data collected is measured at different point of time, it is called what? ये सवाल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक होती है रिलायबिलिटी, दैट इज विश्वसनीयता, वहां से पूछा गया है। और इस सवाल में आपको बोला गया है कि जब आपके रिसर्च के डेटा की या रिसर्च के टेस्ट की हम लोगों को कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ठीक है, स्थिरता चेक करनी है। और जब हम उस टेस्ट की स्थिरता को चेक करने के लिए उसको अलग अलग टाइम पे बार बार करते हैं, तो उस चीज को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ और इंटरनल रिलायबिलिटी। तो देखो, आपको बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जब भी आपको सवाल में देखने को मिलेगा कि एक टेस्ट को डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स में कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि टेस्ट हमारा एक ही है, उसको हम अलग अलग टाइम पर टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का अगर हमें ब्लड प्रेशर चेक करना है कि वो सिचुएशन के हिसाब से फ्लक्चुएट हो रहा है, सिचुएशन के हिसाब से लो या हाई हो रहा है, या परमानेंट ही लो या हाई हो चुका है, तो उसके लिए डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना कि आप लोग सुबह उठते ही बीपी चेक करिए, खाना खाने के बाद करिए, वॉक करने से पहले करिए, वॉक करने के बाद करिए। तो एक ही टेस्ट को वो अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग रूटीन के हिसाब से टेस्ट करते हैं। फिर देखते हैं कि हर बार रिजल्ट कंसिस्टेंट यानी कि सिमिलर आ रहा है या फिर नहीं। तो इस टेस्ट को बोलते हैं टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। इसका नाम ही बोल रहा है, देखो, पुनः परीक्षण करना है, रीटेस्ट करना है उसी चीज का। तो अगर आप क्वेश्चन समझ जाते तो ये बहुत आसान आंसर था आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। इन लाइव क्लासेस के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर करवाऊंगी ही, साथ ही 2025 में जो नेट एग्जाम हुआ है वहां तक के पीवाईक्यूज एंड उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी 2 से 3 बार फुल सिलेबस की रिवीजन भी करवाई जाएगी। साथ ही स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसमें कि आपके कोई भी डाउट्स हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। एंड हर क्लास के बाद उसको उसकी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाती हैं। अपडेटेड मॉक टेस्ट के साथ साथ रिवीजन एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स ये गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही डेमो क्लासेस जरूर देखिएगा, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे डेमो क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ आप लोगों को यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस में मिलती हैं, और मॉक टेस्ट भी आपको यूनिट वाइज हम प्रोवाइड करवाते हैं। केस स्टडीज आर देखिए, रिसर्च में हम अलग अलग टाइप की स्टडी करते हैं, तो उसमें से केस स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो केस स्टडी क्या होता है? स्टडीज कंडक्टेड इन एरिया ऑफ जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। नो, सिर्फ जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी की केस में जो स्टडी होती है उसको केस स्टडी नहीं बोलते। इन डेप्थ एग्जामिनेशन, यस, ये इसका कीवर्ड है, यहीं से आपको आंसर मिल गया कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को रिलेटेड कंडीशंस जो हैं उसकी, उसको अगर हम बहुत गहराई तक अगर उसकी जांच कर रहे हैं, इन डेप्थ एग्जामिनेशन अगर उसका कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर केस स्टडी। फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वालिटेटिव रिसर्च लेस एम्फोसिस ऑन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, मैंने आपको कल ही पढ़ाया है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान कैसे काम करते हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक भी वो क्लास नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के लिए लिंक ऐड कर दूंगी, आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च हमें बोलता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर या उससे रिलेटेड आपके जो भी रिव्यूज हैं वो आप डिटेल में दे सकते हो। इस चीज को बोला जाता है रिसर्च की भाषा में ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वालिटेटिव में रहते हैं कि किस संदर्भ में आप बात कर रहे हो, उस चीज को आप खुलकर बता सकते हो। और क्वांटिटेटिव हमें पूरा खुलकर बात करना अलाउ नहीं करता, इसको बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, यानी कि आप इसमें क्वांटिटेटिव में सिर्फ यस और नो में ही जवाब दे सकते हो, इससे अपने फीलिंग्स को, अपनी बातों को नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रही है क्वालिटेटिव रिसर्च लेज एम्फोसिस ऑन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये हमें बोल रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में,
किस संदर्भ में आप बात कर रहे हो, किस संदर्भ में आप बोल रहे हो, ये क्वालिटेटिव बोलता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपके एक्सपीरियंसेस, कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि किस संदर्भ में आप बोल रहे हैं, और ये सिर्फ क्वालिटेटिव में ही होता है। अनदर ऑप्शन वी हैव इज क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटेटिव बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है। रिजल्ट्स को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करने के लिए भी क्वांटिटेटिव को ही यूज किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स को प्रेजेंट करने का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, the property of data such that research results apply to situations beyond the particular sample of individuals items observed in a single research setting refers to what? So ये होता है हमारा external validity। देखो थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। इसमें क्या बोला है कि डेटा की वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जहां पर रिसर्च का जो भी रिजल्ट है उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई टू सिचुएशंस बियॉन्ड पर्टिकुलर सैंपल। यानी कि रिसर्च के रिजल्ट को हम उस सैंपल में ही नहीं बल्कि सैंपल से बाहर सब जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी ही हमें ये सिखाता है कि अगर हमारा रिसर्च का रिजल्ट किसी एक सिचुएशन पे काम कर रहा है सही से, तो डेफिनेटली हमारा जो रिजल्ट है रिसर्च का या डेटा है वो उसके बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी सही से काम करना चाहिए। दैट इज योर एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, ये कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। अगर मैं बोलूं कि मेरी डाइट का असर मेरे वेट पर पड़ता है, ठीक है, मेरी पढ़ाई का असर, जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसका असर मेरे रिजल्ट पर, मेरे स्कोर पर पड़ता है, तो वो इंटरनल वैलिडिटी होगी, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन यहाँ पर चल रहा है। क्लियर? ये क्वेश्चन अभी रीसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए एक तरफ आपसे मीडियन बोला है, मीन पूछा है, मोड पूछा है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मीडियन हमें क्या बोलते हैं, मीडियन में हम लोगों को मिडल वैल्यू को सेलेक्ट करना है, और मिडल वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि वी हैव टू अरेंज द गिवन सीक्वेंस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, हमको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मेजरली असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर देखो इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया, एंड मिडल वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 वैल्यूज है। ठीक है, यहाँ पर वी हैव 4 वैल्यूज, सो ये मिडल वैल्यू आ गई 6। दैट इज योर मीडियन। सो ए को आप बहुत आसानी से 3 के साथ मैच कर सकते थे। मीन क्या होता है, मीन में ये जितने भी नंबर्स दिए होंगे आपको, इन सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे, और टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, सो डिवाइड कर देंगे उसको 8 से, तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज योर मीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग नेट एग्जाम में ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लो। मोड की अगर बात करें, सो मोड में देखो ये नंबर्स आपको दिए हैं, आपको देखना है कि क्या इसमें काम चल रहा है। देखो इस सीक्वेंस में 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है। और 7 कितनी बार आया है, 7 भी 1 बार आया है। सो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आप लोगों को किसी सीक्वेंस में दिख रहा है वो उसका मोड है। तो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, 1 2 3, 3 ही है ना जो 3 बार दिख रहा है, बाकी तो नंबर कम है, तो इसलिए मोड हो जाएगा 3। स्टूडेंट्स अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, और आप चाहते हो कि डेली 11 AM पर मेरी ये क्लास रहती है, डेली 11 AM पर इसी तरीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट करके बता दो ताकि मैं इस सीरीज को आपके लिए कंटिन्यू करूं। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स हम लोगों को ढूंढना है, और मीन की वैल्यू यहाँ पर दी है, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको ऐड करना है। ठीक है, और आंसर है 5x+20। इसको जब ऐड करेंगे तो 5x+20 आएगा, और यहाँ पर दिया है कि मीन 11 भी है, तो 5x+20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 11। तो आंसर जब इसको देखेंगे तो करेक्ट आंसर है 7। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला लॉजिक यहाँ पर लगाना है। ग्राउंडेड थ्योरी इन इज अ रिसर्च स्ट्रेटेजी दैट डज नॉट। सो देखो ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है। सबसे पहली चीज कि ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर आती है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी रिसर्च आती है, एक है पेग और एक है चाय।
आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन से रिसर्च आएँगे। तो उसका ट्रिक ये है कि बेस्ट क्वालिटी के पेग चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की चाय चाहिए। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है? तो आय का मतलब है इंडक्टिव। तो इंडक्टिव अप्रोच तो होती है। ये जो जी लिख रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं ग्राउंडेड थ्योरी। जी का मतलब है ग्राउंडेड थ्योरी, ये क्वालिटेटिव है और क्वालिटेटिव का ही दूसरा नाम इंडक्टिव है। तो बी हमारा आंसर होना ही था। ठीक है? तो करेक्ट आंसर देखो बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो हमें ओके, डज़ नॉट पूछा था, बी यहाँ पर है तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। डज़ नॉट, यस। ठीक है? जनरेट थ्योरी फ्रॉम डेटा, क्योंकि देखिए ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च, वो हमारा इंडक्टिव रिसर्च का टाइप है। और इंडक्टिव रिसर्च में हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी डेटा हमारे पास होता है उसके बेसिस पर थ्योरी को जनरेट करते हैं। तो ए भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। आगे है लीड टू द फाइंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स। ये गलत है, क्यों? क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी ऐसा काम नहीं करती है, क्वालिटेटिव के अंडर आता है। क्वालिटेटिव में स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को यूज नहीं करते, क्वांटिटेटिव में करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, रिसर्च के जितने भी टाइप्स हैं ना, उसके सही आंसर तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि आप लोग क्या करेंगे। आप लोग सबसे पहले क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के साथ उसको रिलेट करेंगे। अगर आप इस सवाल में ये समझ जाते कि ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो क्वालिटेटिव के अंदर आती है, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होनी थी। ठीक है? ठीक है, यूज नॉन स्टेटिस्टिकल। क्वांटिटेटिव में स्टैटिस्टिकल या ग्राफिकल फॉर्मेट में डेटा को यूज किया जाता है। नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग को भी यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट इनसिग्निफिकेंट यहाँ पर होता है। अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम करता है क्वालिटेटिव। तो ग्राउंडेड भी तो फिर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही काम करेगा, क्योंकि इसी के अंडर वो आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Which of the following correctly represent the meaning of the abbreviation ANTE used in academic writing? So research के दौरान एक टर्म यूज की जाती है जिसका नाम है ANTE। ANTE का मतलब होता है बिफोर। ठीक है? अब देखो यहाँ पर उससे रिलेटेड और सवाल बने हैं बहुत बार। ET.AL का मतलब होता है एंड अदर्स। ANTE डॉट का मतलब होता है बिफोर। CF का मतलब होता है कंपेयर। IBID का मतलब होता है इन द सेम प्लेस। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कई सालों से एग्जाम में आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो इसको आपने नोट करना है। देखो कई बार क्या होता है ना, मान लो सेम प्लेस पे चलो इजीएस्ट वे में बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, हम लोगों के कुछ ऑथर्स हैं, मान लो हमने बहुत सारे लोगों के नाम लिखने हैं, बट इतना स्पेस नहीं है कि हम सबके नाम लिख सकें। ठीक है? तो उस केस में अगर हम लोग ET.AL डॉट लिख देते हैं, तो अपने आप समझ में आ जाता है कि भाई ये तो एंड अदर्स है, कि 4-5 लोगों के नाम हमने लिख दिए, इसके बाद और भी हैं एंड अदर्स करके ET.AL डॉट करके उसको मेंशन कर दिया जाता है। तो ये कुछ एब्रिविएशंस होते हैं जो कि रिसर्च में लाए जाते हैं। अगर आप लोगों को इसके अलावा, ये तो 4 ही हैं, इसके अलावा और एब्रिविएशंस की भी लिस्ट चाहिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बता दो। उसकी पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बस मुझे कमेंट करके बता दो। और सेशन को कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो भी बता दो। 11 AM पे रोज ये लाइव, सॉरी ये रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए मैं लाती हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिसर्च में, जो कि है लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले हम रिसर्च में क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि हमें सॉल्यूशन किस चीज का देना है, रिसर्च किस टॉपिक पर करनी है। प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद हम लिटरेचर रिव्यू स्टेप को फॉलो करते हैं। लिटरेचर रिव्यू में ऑलरेडी जो टॉपिक, जो प्रॉब्लम हमने उठाया है, उससे रिलेटेड किन किन लोगों ने रिसर्च किया है, क्या क्या उन्होंने काम किया है, उस चीज की समीक्षा हम करते हैं, उस चीज को रिव्यू हम करते हैं। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो टॉपिक में बहुत बड़ा सोचे उससे रिलेटेड बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। या लिटरेचर रिव्यू हमें मदद करता है कि कैसे रिसर्च को शुरू करना है। ये इससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि ये प्रीवियसली किसी ने अगर सेम टॉपिक पर रिसर्च किया है, तो उन्होंने ये स्टेप्स फॉलो किए थे, इस तरीके से काम किया था। तो हम लोगों को भी एक आइडिया वहां से जनरेट करने में हेल्प मिल सकती है। सो इसका क्या फायदा होता है, यू नीड टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नोन इन कनेक्शन विद योर रिसर्च एरिया। बिल्कुल सही है, यही आपको अभी बताया मैंने।
इट मे हेल्प यू टू डेवलप एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क। सो एनालिटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करने में भी मदद करता है। ए और बी, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, तो ये दो गलत ऑप्शंस होंगे, ठीक है। इट विल हेल्प विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स। आपको एक निष्कर्ष तक पहुंचने में, ठीक है, एक एंड पॉइंट तक पहुंचने में ये जो है काफी हेल्प करता है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, इट मे सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस टू यू। बिल्कुल सही है, ये दोनों ऑप्शंस भी सही है, तो करेक्ट आंसर है ए, बी, सी एंड डी। ठीक है। आगे अब जैसे मान लो रिसर्च प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट की, उससे रिलेटेड आपने लिटरेचर रिव्यू भी देखा, फिर आपको लग रहा है कि यार इसमें कुछ मजा नहीं है, कुछ और आइडिया भी आप लोगों को जो है वो लिटरेचर रिव्यू से मिल सकता है। तो ये सब इसके फायदे हैं। आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर यूज फॉर डिटेक्टिंग प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। कि कई बार क्या होता है ना, रिसर्चर सोचते हैं कि हम किसी और के डेटा को कॉपी कर लेते हैं, किसको पता चल रहा है, जैसे मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, मुझे किसी का डेटा अच्छा लगा तो मैं वहां से कॉपी कर लूंगी। तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल और गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं। उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। तो इसमें ऑलरेडी हमने कल के सेशन में टर्निटिन पढ़ा था, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में सवाल आता है। टर्निटिन के अलावा ऑथेंटिकेट नाम का भी एक ऐप है जो कि प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। सो इसके अलावा देखो और भी ऑप्शंस हैं जो कि पीवाईक्यूज में कई बार पूछे गए हैं। टर्निटिन, ऑथेंटिकेट, उरकुन, डुप्ली चेकर, स्क्रिबर, ड्रिल बिट और ग्रामरली। ये सब क्या करते हैं, कभी अगर किसी ने अपनी थीसिस में साहित्यिक चोरी की है, यहाँ वहां से डेटा उठा करके यूज कर दिया है अपने नाम से, तो अगर आप अपनी थीसिस इनमें से किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर अपलोड करते हो, तो आपको वो बता देगा कि आपने साहित्यिक चोरी की है, आप डुप्लीकेट डेटा यूज कर रहे हो। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च के लिए। सो चलिए फिर इसी के साथ हम आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।